हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं सीयूईटी यूजी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, डेट शीट आ चुकी है और आप लोग कहीं ना कहीं सर्च कर रहे होंगे तैयारी करने के लिए, बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, जेएनयू के लिए, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाने के लिए। और कहीं ना कहीं इंग्लिश के अलावा एक और विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करते हैं और वहाँ पे 200 आउट ऑफ 200 आप ला सकते हैं। हिंदी की बात करें अगर हम सीयूईटी यूजी में, तो उसके लिए आपको मेरे जस्ट इंट्रो के बाद देखना है एक वीडियो, और वो वीडियो है हमारे ही एग्जाम वर्ट की टीचर शालू मैम के द्वारा, जिसमें आपको प्रॉपर बेसिक्स के बारे में बताएगा। वो जस्ट एक डेमो वीडियो है जिसमें उनका द वे ऑफ टीचिंग है, कैसे पढ़ा रही है, वो आपको देखना है। तो जस्ट उस वीडियो को देखिए, बताइए कैसा था वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वो कंटेंट। क्योंकि ग्रामर अगर आपका स्ट्रांग है, आप हिंदी में 200 आउट ऑफ 200 ला सकते हैं और देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में आप पढ़ सकते हैं, वो बीएचयू हो या डीयू हो। चलिए देखते हैं शालू मैम का लेक्चर 1। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आपका सीयूईटी के हिंदी के बैच में। मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर और मैं आपको बेसिक से हिंदी समझाऊंगी, ताकि जब भी सीयूईटी का एग्ज़ाम आपका हो अगले साल, तो आप उसमें अच्छे से compete कर सके, फर्स्ट डिवीज़न ला सके। तो हम इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक कोट को डिस्कस करेंगे, ताकि आप उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकें और उससे अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकें, अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। आज जो हम कोट इस्तेमाल करेंगे वो है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये जो दोहे हैं ये कवि वृंद ने लिखे हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में आपका पूछ लिया जाए, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर से ही है आपका, तो आपको ये दोहा भी याद रखना है। तो इसमें क्या कहा गया है? करत करत अभ्यास से, मतलब अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान। जड़मति मीन्स मंद बुद्धि, जिसको कोई समझ नहीं है, जिसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं पता है। सुजान मतलब जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, जिसे हर चीज़ पता है या ज़्यादातर चीज़ें पता है, जो बहुत ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी व्यक्ति है, पुरुष और महिला दोनों ही। तो क्या कहा गया? करत करत अभ्यास से, मतलब अभ्यास करते करते जड़मति हो तो सुजान, जो मंद बुद्धि है वो भी समझदार बन जाता है, वो भी समझदार हो जाता है। कब? अभ्यास करते करते। किसी भी चीज़ को पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, चौथी बार तो आएगा समझ कुछ ना कुछ। तो अभ्यास करते करते जड़मति जो है, जो मंद बुद्धि है, वो भी समझदार बन जाता है। आगे क्या कहा गया है? रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक पत्थर या एक पहाड़ पे जब रस्सी को हम घिसते हैं, तो बेशक बाद में रस्सी टूट जाए घिस के, लेकिन उससे पत्थर और पहाड़ पे भी निशान बन जाते हैं, वो भी उसमें भी दरारें पड़ जाती हैं। तो पत्थर और पहाड़ पे जब एक रस्सी, एक नाजुक सी चीज़ भी निशान बना सकती है, तो क्या हम मंद बुद्धि होकर समझदार नहीं हो सकते, ज़्यादा अभ्यास कर ज़्यादा पढ़ के? यही चीज़ आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। हो सकता है आपको एक बार कोई चीज़ समझ ना आए, दूसरी बार समझ ना आए, तीसरी बार तो आएगा समझ। आपके पास आपके टीचर्स हैं, उन सभी से आप बात कीजिए, लाइव सेशंस होंगे, उन सभी में अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइव सेशन में क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप मंद बुद्धि से सुजान होते जाएंगे और उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी कोट के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो विषय हम पढ़ने वाले हैं वो है संज्ञा। संज्ञा बहुत ही बेसिक है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप 12वीं की क्लास में देखते हैं, तो 12वीं में संज्ञा नहीं पढ़ाया गया आपको, लेकिन आपको जो सीयूईटी का आपका सिलेबस है उसमें कहा गया है कि 12वीं तक के लेवल का आएगा, इसमें व्याकरण भी शामिल है। तो व्याकरण का बेसिक ही है संज्ञा। फिर भी संज्ञा को समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह से घुमा फिरा के सवाल कर ले, आपको हर सवाल का जवाब पता हो, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ण क्या होता है। आपने पहली कक्षा में ही इसके बारे में पढ़ा है। वर्ण वो ध्वनियाँ होती हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते या जिनको और भी तोड़ा नहीं जा सकता। अ से लेकर य तक आपने जो भी पढ़ा है, उन सभी को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। ठीक है, कोई भी वर्णों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकले,
उसे शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, खाना, कमल, इसी तरह के अन्य सभी शब्द जिनका कोई अर्थ होता है वो शब्द कहलाते हैं। शब्दों को ही पद कहा जाता है। शब्द और पद में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है और आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि शब्द और पद में आखिर अंतर क्या है, ये क्यों अलग होते हैं, क्यों एक नहीं होते हैं। तो शब्द होता है जब हम किसी भी वर्णों के समूह को स्वतंत्र प्रयोग कर लें, ठीक है। अब इसी वर्णों के समूह को अगर मैं किसी वाक्य में पिरो दूं, क्या करूंगी? मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। तो ये अभी जब तक स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल हो रहा था तो ये एक शब्द था, ठीक है। अब जब इसका इस्तेमाल मैंने एक वाक्य में कर दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया पद, ठीक है। ये अंतर है शब्द और पद में। अब जब हमने पदों को समझ लिया कि पद क्या होते हैं, तो अब हमें ये जानना होगा कि पद के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो संज्ञा में क्या योगदान देते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पद के भेद के बारे में। पद के दो भेद होते हैं, एक तो होता है विकारी शब्द, शब्द या फिर पद, और एक होते हैं अविकारी पद या शब्द। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? जो विकारी शब्द है, विकारी जो शब्द है ये विकार से बना है। किससे बना है? विकार से बना है। विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो विकार कहलाता है। तो परिवर्तन कैसा? जिस भी शब्द में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सके वो सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिस भी शब्द में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके वो सारे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और जुड़ गया है विकार में, और से हो जाएगा मतलब नहीं, ठीक है, मतलब जो कि विकारी नहीं है। तो जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी कहलाते हैं, जिसमें नहीं कर सकते वो अविकारी। कैसा परिवर्तन, अब ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिया मैंने, लड़का, ठीक है, ये एक शब्द है। अब हमें क्या कहा गया है? लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन करना है। तो लड़का का अगर मैं लिंग बदल दूं तो क्या हो जाएगा? लड़की, है ना। लड़का क्या था? पुल्लिंग था, लड़की स्त्रीलिंग कर दिया मैंने। अब इसी लड़का का अगर मैं वचन बदल दूं, लड़का क्या है? एक वचन है, अगर इसको मैं बहुवचन कर दूं, बहुवचन करूं इसका अगर, तो क्या बनेगा? लड़के, है ना। लड़की का क्या बनेगा? लड़कियां। तो ऐसे परिवर्तन हो रहा है इसमें, मतलब ये जो है विकारी शब्द है। अविकारी में क्या आ जाएगा? इसलिए आपने कभी इसलिए का लिंग, वचन, कारक या काल बदला हुआ देखा है? इसलिए को हम इसलिए ही बोलते हैं। इसके अलावा भी और शब्द हैं, जैसे और खुद एक शब्द है ना। क्या और शब्द का हम लिंग, वचन, कारक या काल बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो ये दोनों डिफरेंस हैं विकारी और अविकारी में। अब जानते हैं विकारी पद होते कौन कौन से हैं व्याकरण में। विकारी होते हैं संज्ञा, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं, विकारी पद हैं। तो आज हम संज्ञा से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम संज्ञा को पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, ऐसे करते करते सभी को कवर करेंगे।
उसके बाद आएंगे अविकारी पे। अविकारी भी 4 हैं, जिसके बारे में हम इनके बाद में पढ़ेंगे कि इनको पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उनको पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं संज्ञा पे। अब आप समझ चुके हैं कि संज्ञा क्या है, तो हम अब संज्ञा को अच्छे से समझेंगे। क्या था संज्ञा? अभी हमने पढ़ा संज्ञा क्या था? पद का भेद था। ठीक है, पद का भेद। ठीक है, कई बार आपने बचपन में संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, समझी होगी, आप जान चुके हैं संज्ञा क्या है, पद का एक भेद है। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। ठीक है, विकारी अभी आपने पढ़ा, जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष स्थान, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। ठीक है, किसी वस्तु, स्थान, विशेष या जीव के नाम का जब बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए लड़का, ये एक संज्ञा है। मोहन, ये किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, ये किसी स्थान का नाम है। पुस्तक, ये वस्तु का नाम है। और प्रेम, ये एक भाव का नाम है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बहुत साधारण सा अर्थ था। आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, ताकि संज्ञा से कोई उठ के सवाल आता है आपका कि ये किस तरह का संज्ञा है, इसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है, तो आपको पहले पता तो हो कि ये संज्ञा है भी कि नहीं है। इसीलिए संज्ञा की परिभाषा अभी हमने देखी। अब हम जानते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। पहले आप ये समझिए कि जितने भी व्याकरण लिखने वाले हैं, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, समझा है, पढ़ा है, उन सब ने अपने अपनी बुद्धि, अपने अपने अध्ययन और अपने अपने अभ्यास के आधार पर संज्ञा के भेद किए हैं। तो सभी एक मत नहीं है कि संज्ञा के यही 4 भेद हैं या यही 5 भेद हैं या यही 3 भेद हैं। सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन उन मतों को एक साथ अगर मिलाएं तो कुल मिलाकर 2 तरह से संज्ञा के भेदों को बांटा जा सकता है। एक तो है व्युत्पत्ति। मतलब क्या होता है व्युत्पत्ति का? उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। कितने भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के? उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। इन तीनों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद किए गए हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब इन पांचों में भी लोगों के मत अलग अलग है। जो व्याकरण जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने संज्ञा के भेद किए हैं, उन सभी के मत अलग अलग है। किसी का कहना है कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक तो ठीक है, लेकिन जो जातिवाचक और समूहवाचक है ये तो लगभग एक जैसा होता है। कैसे? जातिवाचक का क्या अर्थ है? जातिवाचक का अर्थ होता है किसी विशेष जाति को के बारे में बताए। जैसे घर, घर एक पूरे सभी घरों के बारे में बता रहा है। ठीक है, परिवार, ये सभी परिवारों के बारे में बता रहा है। अब समूह की बात करें, समूह में भी यही बात होती है कि परिवार व्यक्तियों का समूह होता है। घर घरों का समूह, अलग अलग घरों का समूह। तो इसीलिए कई लोगों के मतभेद है। वो लोग कहते हैं कि जातिवाचक के अंतर्गत ही हमें व्यक्तिवाचक और भाववाचक को, जातिवाचक के अंतर्गत ही हमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक को शामिल करना चाहिए। ठीक है, कई लोगों का मत ये है। तो इस तरह से भी 3 बन जाते हैं, एक जातिवाचक, एक व्यक्तिवाचक और एक भाववाचक। ठीक है, जातिवाचक के अंदर 2 हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इन सबको हम डिटेल में अच्छे से पहले समझेंगे कि ये पांचों होते क्या हैं, इन पांचों का अर्थ क्या है, इन पांचों की परिभाषा क्या है, किस तरह से इनको बांटा जा सकता है, और फिर हम समझेंगे कि जातिवाचक के अंदर क्यों समूहवाचक और भाववाचक को या द्रव्यवाचक को शामिल किया जाता है। तो जब हमने ये समझ लिया पांचों को, अब हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर कई सारे व्याकरण लिखने वालों ने उतने सारे 5 अंतर ना करके उनको 3 ही भागों में बांट दिया। एक तो व्यक्तिवाचक, मतलब व्यक्ति का जो नाम होता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उसका नाम है, उस व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक में रख दिया। सिर्फ व्यक्ति नहीं, स्थान के नाम को, किसी भी जगह के नाम को जो एक इकाई में है, जो अकेली है, उसको व्यक्तिवाचक में रख दिया।
दूसरा कर दिया गणनीय, मतलब जिनको गिना जा सकता है, जिस संज्ञा को गिना जा सकता है उसको गणनीय में, और जिस संज्ञा को नहीं गिना जा सकता उसको अगणनीय में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसके भेद किए गए हैं। पहले हम समझेंगे अर्थ के आधार पर जो भेद किए गए हैं उनके बारे में, फिर हम जो उत्पत्ति के आधार पर उनको समझेंगे। ये जो पढ़ाया है अभी मैंने उसका आप अभ्यास ज़रूर करें। अभी जैसे हमने शुरू में ही कोटेशन बोला था ना कि करत करत अभ्यास से, तो इसका अभ्यास करते रहें। क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। मैं जब ग्रेजुएशन में थी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी मैम ने एक मुझे बात कही थी, पूरी क्लास को कही थी पर मुझे भी कही थी, और वो मैं अपने हर स्टूडेंट को एक ना एक बार ज़रूर बताती हूँ। मैम ने कहा था कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, आपने क्लास में कोई पढ़ाई की, कुछ पढ़ाया आपको टीचर ने, जब आप क्लास से बाहर निकलते हैं तो आपको उसका सिर्फ 40% याद रहता है। जब आप उसको उसी दिन घर जाके दोबारा से रिवाइज़ कर ले तो उसका 50 से 60% आपको रिवाइज़ हो जाता है, याद हो जाता है। इसके बाद अगर एक हफ्ते के अंदर आप उसको दोबारा रिवाइज़ कर ले, दोबारा देख लें उलट-पुलट के, तो वो 60 से 80 हो जाता है। फिर अगर 1 महीने के अंदर दोबारा से उसे देख लिया, रिवाइज़ कर लिया, तो वो 80 से 90 हो जाता है। 10% फिर भी बच जाता है, जो कि आपको जीवन के अनुभवों से बाद में कभी जाके याद आता है, बाद में कभी जाके रिवाइज़ होता है। तो 10% तो बेशक हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो जीवन में आगे बढ़ते-बढ़ते हमें याद होता है, लेकिन 90% हमारे हाथ में है। आपने जो अभी पढ़ा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे भूल जाइए अब और अगली क्लास में ऐसे ही आके बैठ जाइए और आगे का समझिए, या फिर अभी जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो वैसे ही आप इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, दोबारा से देख लीजिए क्या-क्या मैंने पढ़ाया है, ताकि जब अगली क्लास में आए तो आपको ये याद रहे और 60% याद रहे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें आगे वाली चीज़ को। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो इसी बात के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने भी देखा साथ में बैठ के आपके। कैसा रहा ये सेशन, और बताइए कि आपको कुछ और अगर लगता है कि चेंजेस करने की आवश्यकता है तो आपका सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए। नीचे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है कोर्स का, जहां पे आपको रजिस्टर करना है कोर्स के लिए, और मैम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी को। और ये जुड़ना मत भूलिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्सेस मिलेंगे। इसके डिटेल आपको एग्जामवर्ट ऑफिशियल में मिलेगी और यूट्यूब पे भी मैम के द्वारा दे दी जाएगी एज सून एज पॉसिबल। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप जेएनयू के लिए तैयारी करें तो उसके कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, उसके रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वेबसाइट पर कर लीजिए। अदरवाइज एग्जामवर्ट ऑफिशियल में भी लिंक दिया गया है, साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अलग अलग टीचर्स के साथ, अलग अलग टॉपिक्स पे। और एग्जामवर्ट का जो यूजी का प्लेटफॉर्म है वो भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैंने शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम चैनल में, वहां जाके भी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू।